हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ाया था। तो आज हम पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, जिसका रेडियस आर है, और हमको इसके सेंटर से एक्स पॉइंट पे यानी एक्सियल पॉइंट किसी पी पे इस सर्कुलर कॉइल की वजह से बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करके बताना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो हमने क्या किया है कि सर्कुलर कॉइल लिए हैं जिसको इस प्लेन के वर्टिकल हमने रखा हुआ है, यानी जो इस कॉइल का प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, यानी ये कॉइल जो है वर्टिकली यहाँ पे प्लेस्ड है। तो बायोट-सावर्ट लॉ से इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहले हम इसके सर्कमफ्रेंस पे एक करंट एलिमेंट चूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट डीएल एलिमेंट यानी करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ओके, और इस डीएल पार्ट की वजह से ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर आर, इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर, जिसकी डायरेक्शन करंट एलिमेंट यानी करंट एलिमेंट से फील्ड पॉइंट के डायरेक्शन में होगी। ये होगी अपने पोजीशन वेक्टर आर। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका बेस एक्स हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर आर, तो ये हाइपोटेनस का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और इसकी वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और नेट फील्ड की वैल्यू के लिए हम इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज कर लेंगे। ओके, चूंकि ये जो फिगर है वो सिमेट्रिक है, एक हमने एलिमेंट डीएल एलिमेंट यहाँ लिया, एक दूसरा एलिमेंट हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो अगर एक हम डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, कोई यहाँ पे एक डीएल डैश एलिमेंट अगर कंसिडर करें, डीएल डैश या डीएल प्राइम एलिमेंट, तो यहाँ से भी चूंकि ये डायमेट्रिकल सिमेट्री है तो यहाँ से भी ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होगी, दोनों की डिस्टेंस इक्वल, यानी ये भी पोजीशन वेक्टर आर होगा और इसकी भी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, चूंकि जो दोनों करंट एलिमेंट है दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल होगा। ओके, क्योंकि हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का लिया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डीएल करंट एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा डीएल डैश की, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो दोनों की ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर भी इक्वल है फील्ड पॉइंट की, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल होगी, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये करंट एलिमेंट यहाँ प्रोड्यूस करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ये करंट एलिमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे होगी, इक्वल होगी। तो अगर हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज करें तो यूजिंग अप्लाइंग और यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल करंट एलिमेंट और डीएल प्राइम करंट एलिमेंट, चूंकि दोनों की फील्ड क्या होगी, इक्वल हुई, तो हम लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल टू डीबी प्राइम, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ओके, आप बायोट-सावर्ट लॉ जानते हो, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर आर लिया है तो इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा हमेशा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप बताओ यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे पहला कंफ्यूजन स्टूडेंट को आता है कि थीटा कितना होगा। अगर यहाँ पे देखो तो हमने बोला जो कॉइल है वो इस प्लेन के वर्टिकल रखी गई है, यानी कॉइल कुछ इस फैशन में रखी गई है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी आउट ऑफ द पेज होगी, यानी करंट इस फैशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराया है, तो जो यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी और पोजीशन वेक्टर की ये डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, मेरे पास कुछ खास तो नहीं है, जैसे आप देखो ये एक कॉइल जैसा आप सोच सकते हो कि एक बिल्कुल एक कॉइल जैसा है अगर इसकी बात करें तो, ठीक है। तो हमने कॉइल को इस फैशन में रखा है, यानी वर्टिकली रखा है इस प्लेन के, इसका जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इसकी बात करो यहाँ पे देखो करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो हिस्सा है जहां से एक्सिस कट कर रही है, एक्चुअली ये जो हिस्सा होगा ये हिस्सा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये हिस्सा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में और ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप ऐसे समझो, बिकॉज आपने इस तरीके से कॉइल को रखा है और ये आपकी क्या है, एक्सियल पॉइंट है। ओके, तो ये जो हिस्सा यहाँ पे देखो ये एक्सियल पॉइंट, ये वाला हिस्सा बाहर होगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन इनवर्ड होगा और ये वाला पोर्शन आउटवर्ड होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें करंट एलिमेंट एक हमने यहाँ पे चूज कर रखा है और दूसरा एलिमेंट डायमेट्रिकली सिमेट्रिक यहाँ पे चूज कर रखा है, तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और पोजीशन वेक्टर की देखो डायरेक्शन ये है, तो दोनों आपस में कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, राइट। क्योंकि करंट एलिमेंट इस वाले डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में करंट एलिमेंट होता है और
अपना पोजीशन वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, तो ये एंगल हमेशा कितना बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री, जो करंट एलिमेंट तो छोटा सा है इसलिए एंगल हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री हो, यानी यहाँ पे भी एंगल कितना होगा वो 90 डिग्री। ओके, यानी कहीं पे भी आप करंट एलिमेंट ले लोगे तो हमेशा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह रख सकते हैं 90, ये होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन 91 होता है तो dB या फिर dB डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई ओके आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ओके। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो dB डैश है और dB है दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, उसके बाद हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हो कि जो वेक्टर फॉर्म है बायो-सैवर्ट का, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करता तो वेक्टर फॉर्म आता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल क्रॉस आर ओके डिवाइडेड बाई आर क्यूब होता था पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो dl क्रॉस r के डायरेक्शन में होगी, dl क्रॉस r के डायरेक्शन में होगी, जो कि हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। अगर dl के डायरेक्शन में हम फिंगर्स को स्ट्रेच कर दें और r के डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को कर्ल कर दें तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट ऐसा ना आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट एलिमेंट को अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में कर दें, ये है करंट एलिमेंट, और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो इस वाले डायरेक्शन, यानी पोजीशन वेक्टर देखो आप कॉइल ऐसे करके रखी गई है वर्टिकली, तो ये हो गया आपका करंट एलिमेंट और इधर हो गया आपका पोजीशन वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया डीएल वेक्टर और ये हो गया आर वेक्टर। तो अगर डीएल डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच करें और आर के डायरेक्शन में कर्ल करें तो हमारा थंब जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। थंब किधर जाएगा आउटवर्ड। अच्छा, एकदम सा परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा टिल्ट होगा ना, तिरछा होगा क्योंकि ये इस वाले डायरेक्शन में है, तो ये होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे जो डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस वाले डायरेक्शन में होगी, यानी होगी डीबी, राइट। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी डीबी प्राइम, उसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे करंट एलिमेंट किधर है इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब जो करंट एलिमेंट इस वाले डायरेक्शन में था वो इनवर्ड डायरेक्शन में और पोजीशन वेक्टर इसी वाले डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, देखो आप, और क्या करेंगे आर के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ठीक है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो थंब किधर जा रहा है डाउनवर्ड, यानी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी, वो क्या होगी इसके डाउनवर्ड, यानी ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, ये होगा डीबी प्राइम। ओके, यहाँ पे आप देखो तो जो dB की वैल्यू होगी, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो dB हमेशा DL और R के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, DL के भी परपेंडिकुलर होगा और R वेक्टर के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये हो जाएगी अपने dB डैश की डायरेक्शन, dB की डायरेक्शन ये हो जाएगी अपनी dB डैश की डायरेक्शन। ओके, ठीक बात है। तो अब हम इनका दोनों तो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दोनों के रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे आप देखो तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो एंगल है ये फाई है, थोड़ा यहाँ से आप ध्यान से देखोगे, लेट कर लेते हैं कि ये एंगल फाई है। चूंकि ये फिगर सिमेट्रिक है इसलिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी फाई के बराबर होगा। ओके, ये भी फाई के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर देखो तो इस क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, यानी एक्स वाई प्लेन में डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा सपोज करो एक्स डायरेक्शन में, और ये जो एक्सिस आएगी ये सपोज करो वाई डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। एक्स और वाई प्लेन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ये एंगल फाई है तो मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन वेक्टर से 90 एंगल बनाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर होती है तो पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कोई समस्या नहीं है। अरे बोलो कटप्पा कोई दिक्कत, ओके ओके। और ये जो हमने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर होगा इस वाले एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल 90, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 5, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - 5। अरे बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - 5, और ये एंगल कितना होगा, देखो ये पोजीशन वेक्टर से 90 एंगल होता है, जब ये 90 - 5 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा 5, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल अगर 90 - 5 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज देखो, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया वाई वाली एक्सिस, ये इस बेस के परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 होना चाहिए था। ये एंगल 5 है तो कितना बचेगा 90 - 5, और यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 है तो ये 90 - 5 है तो कितना बचेगा 5। अरे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना, ओके। तो एंगल कितना हो जाएगा 5, इधर भी सिमेट्री है, सेम तरीका यहाँ भी आएगा, यानी एंगल कितना आ जाएगा 5। बोलो ये वाला एंगल 5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा एंगल 90, ये बचेगा 90 - 5, और यहाँ से एंगल 90 है तो ये कितना बचेगा 5 एंगल। अरे बोलो ओके। अगर हम कंपोनेंट को डिवॉल्व करते हैं तो जो फाई के डायरेक्शन कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो जो फाई के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो cos थीटा होता है,
जो एंगल के अपोजिट होता है वो साइन थीटा होता है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, यानी इस कंपोनेंट को आप बोलेंगे dB cos फाई, राइट, dB cos फाई। एक कंपोनेंट जो इधर आएगा उसका नाम होगा dB sin फाई। अरे बोलो, उसी तरीके से dB डैश को देखो, तो एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा जिसकी वैल्यू होगी dB डैश cos फाई जो एंगल से लगा है, और इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी dB डैश sin फाई, dB डैश sin फाई। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, dB और dB डैश दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो दोनों के cos फाई भी दोनों का इक्वल है, तो cos फाई भी सेम वैल्यू देगा। तो dB डैश cos फाई और dB cos फाई दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन dB sin फाई और dB डैश sin फाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट P पे इस सर्कुलर कॉइल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे। तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं, दोनों को ऐड नहीं करेंगे। देखो, दोनों को ऐड क्यों नहीं करेंगे? ओके, तो दोनों को ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट नहीं है। अगर सिर्फ दो कंपोनेंट होते तो नेट हो जाता dB sin फाई प्लस dB डैश sin फाई, बट यहाँ तो हम इनफाइनाइट dl वेक्टर ले सकते हैं, करंट एलिमेंट, इनफाइनाइट करंट एलिमेंट लेंगे। और यहाँ पे भी कहीं पे भी आप करंट एलिमेंट लोगे, चूंकि ये डायमेट्रिकल सिमेट्री है, तो दो करंट एलिमेंट के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, यानी d cos फाई वाले जो कंपोनेंट होंगे, dB cos फाई, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, और dB sin फाई जितने कंपोनेंट होंगे सब एक दूसरे से ऐड हो रहे होंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनफाइनाइट कंपोनेंट है, तो dB sin फाई के कंपोनेंट को पूरे पाथ पे इंटीग्रेट कर देना है। ओके, डायरेक्टली हम ऐड क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? यहाँ पे डायरेक्टली ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड at point P due to circular coil, so B is equal to integration of dB sin फाई, यानी sin फाई का जो कंपोनेंट है उसको इस पूरे पाथ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डीएल एलिमेंट के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, और दो डीएल एलिमेंट के जो cos फाई वाले कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और dB sin फाई वाले जितने कंपोनेंट है सब एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर सब कंपोनेंट को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको पूरे पाथ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अरे बोलो कटप्पा, अरे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कर दोगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे आप? 0 से 2 पाई आर तक, क्योंकि इसका टोटल सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर है, तो इसको आप 0 से 2 पाई आर तक क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो जितने भी नेट मैग्नेटिक फील्ड dB sin फाई के सब ऐड होके वैल्यू दे देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सियल, यहाँ पे मैं लिख देखता हूँ, एक्सियल वाले केस में कितनी आ जाएगी, dB की वैल्यू आप देखो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा μ0/4 पाई आइडियल, यहाँ पे है साइन फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आर, लिमिट रख दिया हमने 0 to 2 पाई आर, जितने कांस्टेंट है सबको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते, तो μ0/4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, आर भी क्या है यहाँ से फिक्स्ड है, उसको हम बाहर कर देंगे। तो बी एट एक्सियल की बात करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी μ0/4 पाई, ओके, आई डिवाइडेड बाई, अच्छा आर की वैल्यू अगर देखो यहाँ हम पुट करना चाह रहे हैं, तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या है, होल स्क्वायर भी है, रख देते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इनटू साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू देखो, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लो, ये एंगल फाई है, सामने इसका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, इसका बेस है, ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है, ये है इसका हाइपोटेनस है। तो अगर साइन फाई की यहाँ पे बात करें तो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आर, और हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से जो साइन फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन, तो वी एट एक्सियल वी गेट कितना मिल जाएगा बताना, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, सिर्फ होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे आएगा पावर 1/2, तो 1 + 1/2 करोगे तो आएगा 3/2, यानी इसको आप लिख सकते हो μ0I/4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर dl। ओके, तो अगर dl का आप इंटीग्रेशन करोगे तो l आएगा,
लिमिट रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो dl की जगह आ जाएगा 2 पाई r। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। ओके, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जो b की नेट वैल्यू आएगी b एट एक्सियल वो आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट आई इंटू, यहाँ देखो वैल्यू कितनी है r है। ओके, म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2। क्या छूट गया, कुछ छूट गया भाई, यहाँ पे देखो। ओके 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 ओके, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ छूट गया, r की वैल्यू एक देखो यहाँ पे r अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे आपने साइन की वैल्यू तो ये आ जाएगा कितना dl 2 पाई r, तो यहाँ पे r आ जाएगा ना, यहाँ पे r छूट गए तो r आ जाएगा, तो r इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपान 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, पावर 3/2। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू at an axial point due to a circular coil, that is mu naught I into r square upon 2 times x square plus r square power 3/2। ओके, अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो एट सेंटर ऑफ कॉइल, जो आपने पहले भी निकाल रखा है, लास्ट लेक्चर में हमने कराया था, एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर की अगर बात करो तो ये जो x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे जब x की वैल्यू आप 0 करोगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल, r क्यूब और पावर r स्क्वायर है तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की बात करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। ओके, अगर डायरेक्शन की बात करें पॉइंट P पे, तो देखो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये कंपोनेंट बना, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आई है एक्सियल की, वो आई अवे फ्रॉम एक्सिस, यानी अलोंग एक्सियल डायरेक्शन, यानी अलोंग फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, फ्रॉम O टू पॉइंट P, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ओके, इसको आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने जानते हो जब भी किसी सर्कुलर करंट कॉइल में आप फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हो तो थंब आपको वहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जैसे यहाँ पे जो कॉइल है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कॉइल देखो ये इनवर्ड ही आउटवर्ड, तो अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे तो हमारा थंब किधर जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में आएगा थंब, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, अवे फ्रॉम एक्सिस, अवे फ्रॉम एक्सिस। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। थैंक यू वेरी मच, समझ में आया हो तो लाइक करना और शेयर करना। राधे राधे।